आइए दोस्तों, नमस्कार। तो आज केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर जो है पदार्थ की अवस्थाएं तो देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे पदार्थ क्या होता है। पदार्थ को पदार्थ का एक दूसरा भी नाम होता है द्रव्य। तो पदार्थ आपने देखा होगा, कहा गया हर वह वस्तु जो स्थान घेरती है तथा जिसमें भार होता है। यानी हर वह वस्तु जो स्थान घेरती है, हर वह वस्तु जो स्थान घेरती है, हर वह वस्तु जो स्थान घेरती है तथा जिसमें भार होता है, जिसमें भार होता है तथा हर वह वस्तु जो स्थान घेरती है और जिसमें भार होता है तथा जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा करते हैं, जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा करते हैं। तो छोटी कक्षाओं में आपने सीखा होगा ज्ञानेंद्रियां क्या होती हैं। तो दोस्तों, ज्ञानेंद्रियां 5 होती हैं, जिनको आपने सीखा होगा, जैसे आंख, नाक, कान, जीभ। आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा। आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, ये हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं और इन्हीं के द्वारा हम अनुभव करते हैं कि पदार्थ क्या है। तो जितनी भी घर में हमारी वस्तुएं होती हैं वो सब पदार्थ के ही अंतर्गत आती हैं। अब देखेंगे हम पदार्थ की अवस्थाएं। तो पदार्थ की कुल 5 अवस्थाएं होती हैं। आपने केवल 3 अवस्थाओं के बारे में सीखा होगा, लेकिन आज हम बताएंगे आपको पदार्थ की कुल 5 अवस्थाएं होती हैं। देखिए, तो पहली जो है उसे बोलते हैं, पदार्थ की प्रथम अवस्था को बोलते हैं ठोस अवस्था। तो देखेंगे आप लोग ठोस क्या होता है। तो दोस्तों, ठोस में अणु, परमाणु या आयन बहुत पास पास होते हैं। ठोस अवस्था में अणु या परमाणु या आयन बहुत पास पास होते हैं, जिसके कारण ये गति नहीं कर सकते हैं। क्या बोलेंगे कि ठोस अवस्था में अणु बहुत पास पास होते हैं, अणु बहुत पास पास होते हैं, जिसके कारण ये गति नहीं कर पाते हैं, गति नहीं कर
सकते। क्या भैया सीखा आपने कि ठोस अवस्था में अणु बहुत पास पास होते हैं। देखो एक अणु दूसरे अणु से बहुत चिपका हुआ है, तो ठोस अवस्था में अणु बहुत पास पास होते हैं, जिसके कारण ये गति नहीं कर सकते हैं। एक बात हो गई। फिर कहा गया है किन्हीं किन्हीं दो अणुओं, ठोस अवस्था में बोलेंगे यहाँ पे कि ठोस अवस्था में किन्हीं दो अणुओं के बीच की दूरी न्यूनतम तथा अंतराआण्विक बल अधिकतम होता है। ये भैया खास अंतर होता है कि ठोस अवस्था में अणु इतना पास पास होते हैं कि इनके बीच की जो दूरी है, जैसे दो अणु हैं तो इनके बीच की जो दूरी है या तो बहुत कम होगी या बिल्कुल शून्य होगी। ये आपके दो अणु है तो इनके बीच की जो दूरी है वो तो या तो बहुत कम होगी या बिल्कुल शून्य होगी। और जब अणु बहुत पास पास होंगे तो इनके बीच अंतराआण्विक बल जो है वो अधिकतम होता है। ये ठोस का एक विशेष गुण है। फिर कहा गया है कि इन्हीं ठोस का गलनांक बोलेंगे ठोस का गलनांक तथा क्वथनांक उच्च होते हैं। ठोस के बोलेंगे यहाँ पे ठोस के गलनांक तथा क्वथनांक उच्च होते हैं, जिससे इस अवस्था का आयतन तथा आकार निश्चित होता है। ठोस अवस्था की ये विशेषताएं होती हैं। इसके बाद बाबू आप दूसरी अवस्था के बारे में सीखेंगे जिसे बोलते हैं द्रव अवस्था। तो भैया द्रव अवस्था में क्या अंतर होगा, देखिए आप चित्र के माध्यम से। द्रव अवस्था में अणु जो होते हैं वो कोई इनकी आकार निश्चित नहीं होती है, तो कहा जाएगा कि द्रव अवस्था में अणु जो हैं, लगे हाथ गैस को भी देखेंगे तब समझ में आएगा द्रव क्या है। तो गैस अवस्था, तो भैया जो गैस अवस्था में अणु होते हैं वो बिल्कुल पात्र की दीवारों से सटे हुए होते हैं। अब देखिए आप द्रव को हम पहले व्याख्या करेंगे कि द्रव अवस्था में अणु जो है वो ठोस की अपेक्षा दूर दूर तथा गैस की अपेक्षा पास पास होते हैं। तो ये इनका विशेष कारण है कि द्रव अवस्था में अणु ठोस की अपेक्षा दूर दूर तथा गैस की अपेक्षा पास पास होते हैं। द्रव अवस्था में अणु ठोस की अपेक्षा दूर दूर तथा गैस की अपेक्षा पास पास होते हैं।
जिसके कारण जिसके कारण जिसके कारण इस जिसके कारण इस अवस्था का आयतन निश्चित होता है परंतु आकार निश्चित नहीं होता है। जिसके कारण इस अवस्था का आयतन तो निश्चित होता है जिसके कारण इस अवस्था का आयतन तो निश्चित होता है आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार आकार निश्चित नहीं होता है नहीं होता है। तो भैया द्रव अवस्था में ज्यादा कुछ विशेष बात नहीं होती। गैस के बारे में देखेंगे तो गैस अवस्था में जो अणु हैं वो ठोस से तो बहुत ही दूर दूर और द्रव से भी दूर दूर, तो बोलेंगे गैस अवस्था में अणु बहुत दूर दूर होते हैं। क्या कहना है कि गैस अवस्था में अणु बहुत दूर दूर होते हैं जिसके कारण इनका न तो आयतन निश्चित होता है न ही आकार निश्चित होता है। ठोस की अपेक्षा ये बहुत तेजी से गति करते हैं। गैस अवस्था में अणु बहुत गैस अवस्था में अणु बहुत दूर दूर होते हैं जिसके कारण इनका न तो आयतन निश्चित होता है न तो आयतन निश्चित होता है न तो आयतन निश्चित होता है और न ही आकार इन अणुओं ये अणु बहुत तेजी से गति करते हैं। ये अणु बहुत तेजी से गति करते हैं। तो इस प्रकार से भैया हमने ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था के बारे में आप लोगों को बताया। अब इतनी अवस्थाएं तो आप लोग क्लास 6, 7, 8 में भी जानते होंगे, लेकिन यहाँ 9th से 2 अवस्थाएं आप और सीखेंगे जो अभी तक आपने नहीं पढ़ा है। इन 9th से आप 2 अवस्थाएं और सीखेंगे जिनका अभी आप लोगों ने नहीं देखा होगा, तो उसे बोलते हैं पदार्थ की चौथी अवस्था। देखेंगे तो बाबू, पदार्थ की जो चौथी अवस्था होती है उसे कहते हैं प्लाज्मा। उसे क्या बोलेंगे? प्लाज्मा। पदार्थ की जो चौथी अवस्था होगी उसे कहना है प्लाज्मा। प्लाज्मा को पदार्थ की चौथी अवस्था कहते हैं और इसकी किस प्रकार से फिगर बनता है देखो। तो इसे बोलते हैं पदार्थ की चौथी अवस्था। तो क्या किस प्रकार बोलना है कि जब गैस के अणुओं को बहुत जब गैस के अणुओं को
बहुत अधिक ताप पर गर्म किया जाता है। बहुत अधिक ताप पर गर्म किया जाता है। जब गैस के अणुओं को बहुत अधिक ताप पर गर्म किया जाता है तो इन अणुओं के सहसंयोजी बंध टूटते हैं। तो इन अणुओं के सहसंयोजी बंध टूटते हैं जिससे धनावेशित और ऋणावेशित आयन प्राप्त होते हैं। टूटते हैं जिससे समान प्रकार के धनावेशित तथा ऋणावेशित आयन प्राप्त होते हैं। जब गैस के अणुओं को बहुत अधिक ताप तक गर्म किया जाता है तो इन अणुओं के सहसंयोजी बंध टूटते हैं जिससे समान प्रकार के धनावेशित तथा ऋणावेशित आयन प्राप्त होते हैं, जिस अवस्था को प्लाज्मा बोलते हैं और यह पदार्थ की चौथी अवस्था होती है। लास्ट भैया बताया था पदार्थ की जो पांचवी अवस्था होगी उसे बोलेंगे बोस। उसे क्या बोलना है? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। यह पदार्थ की पांचवी अवस्था होती है। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट यह पदार्थ की पांचवी अवस्था होती है। तो इसमें भी थोड़ी बहुत जानकारी देखेंगे कि जब गैस के अणुओं को परम शून्य ताप तक ठंडा किया जाता है। जब गैस के अणुओं को परम शून्य ताप तक ठंडा किया जाता है तो जब गैस के अणुओं को परम शून्य ताप तक ठंडा किया जाता है तो ये अणु अपनी ऊर्जा को नष्ट कर देते हैं। तो ये अणु अपनी ऊर्जा को नष्ट कर देते हैं। तो सत्येंद्र नाथ बोस ने ऐसा प्रक्रम किया था। तब इन्होंने यह नियम आइंस्टीन को सौंप दिया, जिससे अनुसार इसे बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कहते हैं। किसने? सत्येंद्र नाथ बोस ने। सत्येंद्र नाथ बोस ने यह नियम आइंस्टीन को सौंप दिया, जिसके अनुसार पदार्थ की पांचवी अवस्था बन जाती है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो इस प्रकार से पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती हैं। तो अभी तक आप लोग सीखते थे पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। लेकिन पदार्थ की कुल कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो पदार्थ की कुल 5 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी?
ठोस, द्रव, गैस। अब आज आपने सीखा दो और, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो पदार्थ की कुल कितनी अवस्थाएं होती हैं? 5।